चलिए जी, गुड इवनिंग। आज मुझे लग रहा है हमारी है क्लास नंबर 3, 4th। लेकिन कल वाली वीडियो के हमने 2 पार्ट्स कर लिए थे। तो कल मैंने जो ग्रुप में वीडियो भेजी थी पार्ट 3 और 4 करके भेजा था, या 2 और 3 करके भेजा था? 3 और 4। तो वीडियो के हिसाब से पार्ट नंबर 5 है, लेकिन फिजिकली जो हमारी क्लास लाइव क्लास है वो क्लास नंबर 4 है, मतलब डे 4 पार्ट नंबर 5। तो बैलेंस शीट खत्म हो गई थी। बैलेंस शीट के बाहर 2 चीजें आती थी, कॉन्टिजेंट लायबिलिटी और कमिटमेंट। अभी ऑफ रिकॉर्डिंग मैंने एक क्वेश्चन और करा दिया है, कल भी कराया था ऑफ रिकॉर्डिंग, यानी कि हमने 25 आइटम्स रिवाइज कर ली ओवरऑल, 20-25 आइटम्स। अब एक बार के लिए रिवीजन कर रहे हैं हम कॉन्टिजेंट लायबिलिटी और कमिटमेंट की। बैलेंस शीट के बाद थे कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज, ऐसी लायबिलिटीज जो हो भी सकती हैं नहीं भी, किसी इवेंट पे डिपेंड करती हैं। 4 थी, क्लेम अगेंस्ट द कंपनी, बिल डिस्काउंटेड फ्रॉम द बैंक, प्रपोज डिविडेंड, गारंटी गिवन बाय द कंपनी। ये हम हमेशा भूलते हैं, तो ये 4 आपको याद करके रखनी है। फिर था कमिटमेंट, कॉन्ट्रैक्ट्स टू बी परफॉर्म्ड, अनकॉल्ड लायबिलिटी और डिविडेंड ऑन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। इसके बाद अब हम स्ट्रेट फॉरवर्ड शुरू कर रहे हैं बिना टाइम वेस्ट किए। पी एंड एल अकाउंट, पी एंड एल अकाउंट हम स्टार्ट कर रहे हैं। इस चैप्टर में स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल बोलते हैं पी एंड एल अकाउंट को। शेड्यूल 3 पार्ट 2, बैलेंस शीट क्या था? शेड्यूल 3 पार्ट 1, बैलेंस शीट था पार्ट 1, पी एंड एल है पार्ट 2। इधर देखो, पहले मैं एक समरी पी एंड एल अकाउंट बना रहा हूं, उससे आपको थोड़ा इजी होगा आज का डेटा समझने के लिए। मुझे बनाना है पी एंड एल अकाउंट। इसका सिंपल पर्पस होता है टू कैलकुलेट द बिजनेस का प्रॉफिट लॉस। अगर मैं यहाँ पे टोटल इनकम्स लिख दूं, देखना सामने, ये हमने डिबेंचर वाले चैप्टर में सीखा था इनकम स्टेटमेंट के नाम से। मेरी टोटल इनकम है जी 500 रुपए की, इसमें से माइनस कर दो सारे खर्चे 350। बताओ जी प्रॉफिट कितना आया? इसको बोलते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अभी तक गवर्नमेंट को टैक्स नहीं दिया, बिजनेस का प्रॉफिट कैलकुलेट किया। फर्क क्या है? नॉर्मल बिजनेस होते हैं तो सारे इनकम जो भी है टोटल मार देते हैं, सारे खर्चों का टोटल। कंपनी वाले फॉर्मेलिटी ज्यादा मांगते हैं। उसका वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन बताया था, पब्लिक इंटरेस्ट, पब्लिक मनी इन्वॉल्व है कंपनियों में, शेयर मार्केट के थ्रू पब्लिक का पैसा लगा हुआ है। उसकी वजह से उन्होंने यूनिफॉर्म रूल्स बनाए कि सारी कंपनियां इंडिया में जो भी रजिस्टर्ड होंगी, छोटी से लेके बड़ी तक, अंबानी, यूनिलीवर, टाटा, जो भी मर्जी कंपनियां, चाहे बिल्कुल प्राइवेट लिमिटेड छोटी कंपनियां हो, बैलेंस शीट का फॉर्मेट, पी एंड एल का फॉर्मेट सेम रहेगा, ताकि समझने वाले जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो मर्जी कंपनी का डाटा उठाएं, एक बार सीख लिया तो सीक्वेंस सेम रहना चाहिए। बैलेंस शीट हमने सीक्वेंस वाइज सीखी है, पी एंड एल भी सीक्वेंस वाइज होगा। जितने भी ये खर्चे हैं, इन खर्चों में टोटल 6-7 टाइप के खर्चे बना दिए गए, वो वैसे ही आपको शो करने पड़ेंगे 6-7 टाइप के खर्चे, जैसे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के कंपैरिजन में पी एंड एल सिर्फ 20% है। अगर बैलेंस शीट 100% महंगी है, महंगी क्या बोलना था मैंने, यही होता है, कॉन्सेंट्रेशन टूटती है ना। बैलेंस शीट अगर 100% मुश्किल है तो पी एंड एल अकाउंट उसका 20% है सिर्फ। तो आप सोच लो, अगर आपको बैलेंस शीट समझ में आ गई, आधी अधूरी याद हो गई, तो पी एंड एल तो कुछ भी नहीं रहा। कर लो गुरुजी, कर लो। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 150। इसके बाद इसमें से मुझे टैक्स पे करने, मैं आपको दे रहा हूं टैक्स है 30%। बताओ जी टैक्स कितना बना? टैक्स किसका निकलता है? प्रॉफिट का, इनकम्स का नहीं निकलेगा, याद रखना भैया। आप जितना कमा के घर लेके जाना चाहते हो खर्चे पूरे करने के बाद, उसको बोलते हैं प्रॉफिट। तो प्रॉफिट के ऊपर लगता है टैक्स। 30% मैंने एज्यूम किया, कितना बना? तो ये था पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो अगला क्या बनेगा? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो क्या वर्ड बनेगा? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। कितना? ठीक है जी। इसके बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से डिविडेंड देना है। पहले डिविडेंड किसको बांटते हैं? प्रेफरेंस डिविडेंड को। फिर किसको बांटते हैं? इक्विटी वालों को। समझ लो प्रेफरेंस वालों को डिविडेंड बांटा है 10 रुपए, इक्विटी वालों को बांटा है 55। बाकी जो बच गया, इसी को बोलते हैं जर्नल रिजर्व, इसी को बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग ऐसी अर्निंग जो आपने कमा तो ली, लेकिन ना खर्चों में बांटी, ना टैक्स में, ना शेयर होल्डर को। सर फिर ये वाली रिटेन्ड अर्निंग, पहले आंसर बताना क्या बनता है? सर फिर ये 40 का मतलब क्या है? बेटा जर्नल रिजर्व तो हम कक्षा 11वीं से सीख रहे हैं, नहीं तो +2 में तो हर चैप्टर में आ रहा है। जर्नल रिजर्व पिछले सालों का इकट्ठा किया गया प्रॉफिट, जो हम घर नहीं लेके गए।
पार्टनर्स 2 होते थे तो वो घर नहीं लेके जाते थे, दुकान में रखते थे। यहाँ पे मालिक 2 नहीं है, 2 लाख है, तो उन्होंने सभी को खुश करने के लिए प्रेफरेंस डिविडेंड और इक्विटी डिविडेंड बांट दिया। सही मायने में 105 रुपए जो हैं वो मालिकों के हैं। 2 तरह के मालिक होते हैं, प्रेफरेंस और इक्विटी वाले। प्रेफरेंस वालों को बांटा हमने 10 रुपए, इक्विटी वालों को बांटा 55, बाकी बचा के रख लिया। सर अगर ये बचा के ना रखते तो किसको देते? इक्विटी वालों को। आपके बिजनेस स्टडी वाले टीचर ने आपको बड़े अच्छे से समझाया था, इक्विटी होल्डर्स आर मोर रिस्की। बच गया तो ठीक है, नहीं बचा तो ठीक है, लॉस भी उनका, प्रॉफिट भी उनका, ज्यादा प्रॉफिट भी उनका। तो ये जो जर्नलिज्म रिटेन्ड अर्निंग होता है ये इक्विटी वालों का होता है। तो ये रिटेन्ड अर्निंग का मतलब ऐसी अर्निंग जो हमने रिटेन करी है, बांटी नहीं है। सर बांटते किसको हैं? बेटा बांटते हम इसको हैं, डिविडेंड को। क्लास +2 के पार्टनरशिप में हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बोलते थे, टू रिमेनिंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड, इसमें बोल देते हैं डिविडेंड। सोल प्रोपराइटर वाले बोल देते हैं जो है नेट प्रॉफिट। बात एक ही है ना, नेट प्रॉफिट बोल देते हैं क्योंकि एक अकेले बंदे गए। P&L एप्रोप्रिएशन में पार्टनरशिप में बोल देते थे रिमेनिंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट टू पार्टनर्स, इसमें बोल देते हैं डिविडेंड। सिंपल यार, जो मेरा पैसा बच गया ना टैक्स टूक्स के बाद मालिकों का। अब अगर मैं बात करता हूं सिर्फ इतनी, देखना, इनकम्स माइनस एक्सपेंस इज इक्वल टू प्रॉफिट। ये कौन सा प्रॉफिट है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसमें से टैक्स माइनस कर देना तो आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। मैक्सिमम हमारे पास क्वेश्चन 99% यहां तक के हैं, तो इसलिए आप लोगों ने डिविडेंड तक कंफ्यूज नहीं होना। सर फिर आप हमें कंफ्यूज क्यों करते हो? बेटा मैं ट्राई करता हूं 1-2% नॉलेज एक्स्ट्रा बांट दूं, लेकिन वो सारी नॉलेज जो ये वाली है डिविडेंड वाली मेरे कैश फ्लो चैप्टर में फिर से आएगी। तो कैश फ्लो वाले चैप्टर में दोबारा करूंगा, तो हमने अगर कोई चीजों को 1-2 बार कर लिखा देख रखा होता है तो हमें जल्दी समझ में आ जाता है। जैसे न्यूज चैनल वाले 10 बार झूठ चलाएंगे ना, 11वीं बार वो हमें सच लगेगा। तो सेम ऐसे ही है, अगर हम 2-3 बार किसी चीजों को कर लेंगे, मुश्किल वाली भी, जब वो अपने चैप्टर में आएगी तो हमें लगेगा अच्छा पहले 1-2 बार देखी हुई है ना, तो माइंड सेट हो जाता है। अब हम करते हैं जी P&L शेड्यूल 3 पार्ट 2। शेड्यूल पार्ट 2 सबसे पहले आई इनकम्स। इनकम जो है वो एक तरह से एक मेजर हेड है। इसके अंदर 2 तरह के हेड हैं इनकम्स के अंदर। मैंने आपको बोला ना कि यहाँ पे जो इनकम्स आएंगी उसके 2 सीक्वेंस बने होंगे। ऐसे ही एक्सपेंसेस के भी अपने हेड बने होंगे, जैसे बैलेंस शीट में एसेट लायबिलिटी के बने हुए थे। तो इनकम्स बिजनेसमैन कहता है या गवर्नमेंट कहती है भैया आपको ना 2 तरीके की इनकम आ सकती है, एक दुकानदारी वाली, एक नॉन दुकानदारी वाली। बस बात खत्म। दुकानदारी वाली इनकम कौन सी होती है? कस्टमर को सेल करके, तो इसको बोलते हैं सेल को रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ऑपरेशंस मतलब कामकाज, रेवेन्यू मतलब पैसा आना। तो दुकान में कामकाज करके क्या पैसा आता है? सर सेल करके। तो इसके अंदर आइटम्स क्या हैं? देखो, सेल ऑफ गुड्स या सेल ऑफ स्क्रैप। पहले इसके ऊपर बहस होती थी एक जमाने में, लेकिन अब गवर्नमेंट ने सेल ऑफ स्क्रैप को बोला ये भी आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है। इसकी 2 सबसे बढ़िया एग्जांपल, अशोका फर्नीचर हाउस, हमारी दुकान लक्कड़ मंडी में, दरवाजे खिड़कियां चौकाठे बनाने के लिए हमसे संपर्क करें ट्यूशन के बाद। ठीक है, फोन नंबर मेरे वाला कर लेना, मैं पापा से एडजस्ट करा लूंगा। अब हमने बनाए, हमारी दुकान पे डेली डोर्स विंडोज बनती हैं। हम बनाते डोर विंडोज हैं, लेकिन कुछ ना कुछ कटिंग या बुरादा बन जाता है। जो लोहड़ी में जब हम बुरादा लेके आते हैं ना, वो बुरादा डेली शाम को 150-100 रुपए का बिक जाता है, 80 रुपए की बोरी बिकती है। तो 2 बोरियां नॉर्मली हमारी दुकान में इकट्ठी हो जाती हैं, आप इसको ऐसे समझ लो। तो आप मुझे बताओ, डेली वो बुरादा बच रहा है और बिक रहा है, क्या वो बिजनेस की सेल नहीं हुई? हुई ना, बिजनेस का ही प्रोडक्ट बना रहा था, बच गया और डेली सेल आउट हो रहा है। अगर मेरे को डेली 2 बोरी नहीं बेचनी, मैं स्टॉक कर लूंगा, महीने बाद बेच दूंगा। सर इसकी डिमांड होती है। आप लोग एक बार के लिए जब प्रैक्टिकली लाइफ में कदम रखोगे ना, आपको पता चल जाएगा किस किस चीज की डिमांड होती है। अच्छा, ये सब चीजें हम सुनते आ रहे थे या टीवी में देखते आ रहे थे, प्रैक्टिकल लाइफ में आपको सब कुछ पता चल जाएगा। तो इन्होंने बोला सेल ऑफ डोर्स या विंडो, ये तो आपकी सेल है ही है, तो ये RFO का पार्ट है। इससे बचा हुआ जो बुरादा, क्या बोलेंगे अंग्रेजी में, है ना, ये बाय प्रोडक्ट नहीं है। बाय प्रोडक्ट और चीज होती है। बाय प्रोडक्ट होता है आप दारू बना रहे हो गुड़ बन गई, ये गुड़ बना रहे हो दारू बन गई। बाय प्रोडक्ट अलग चीज होती है। तो चलो अभी हम बुरादा ही बोल देते हैं, हम तो रहे हिंदी मीडियम वाले। अगर मैं बिल्कुल भाषा बोलूं अपनी पंजाबी, जो हम घर पे बोलते हैं, हम तो इसको बुरा बोलते हैं। तुम लोग भी पंजाबी वाले भी बोलते हो, मुझे पता है, बस तुम्हें शर्म आती है एक्सेप्ट करते। तो ये जो सेल ऑफ प्रोडक्ट है ये भी RFO है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, और सेल ऑफ स्क्रैप भी। इसकी सर दूसरी एग्जांपल टेलर्स।
टेलर्स का जो वो कटिंग कुटिंग बच जाती है, हैंकी बना लिए, फलाना बना लिया, कुछ कर लिया, तो ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं। हम खत्म करते हैं। इनकम्स दो तरह की होती है, मेजर इनकम या अदर इनकम। मेजर इनकम को हम क्या बोलते हैं? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, RFO। आज से हम इसको नाम याद करेंगे, RFO। अब आगे आने वाले पूरी बुक में RFO शब्द आता रहेगा बार बार, तो मैं बार बार रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नहीं बोलूंगा। तो RFO का सिंपल मतलब हम लिख देते हैं सेल्स। सर फिर ये सेल नहीं लिख सकते थे? बेटा मैंने क्या बोला, कंपनी चोचले ज्यादा फैशन के नाम रखेंगे, बढ़िया बढ़िया नाम रखेंगे। P&L अकाउंट को इन्होंने बोल दिया स्टेटमेंट ऑफ P&L, है ना। कैपिटल को बोल दिया शेयर कैपिटल, ऐसे सिर्फ नाम चेंज कर दिए। तो सबसे पहली इनकम कौन सी हुई? सेल्स, RFO। इसके अंदर दो ही आइटम्स हैं, सेल ऑफ गुड्स या सेल ऑफ गुड सर्विस, तो चलो एक ही बात है, या सेल ऑफ स्क्रैप। सर पेपर में क्वेश्चन कैसे आएगा, सुन लो। अब पेपर में क्वेश्चन आएगा, वही आइटम्स तो मैंने आपको लिखवा दी, पेपर में आइटम आएगी सेल ऑफ गुड्स। बताओ जी इसका मेजर हेड और सब हेड। मेजर हेड इसका है इनकम्स, सब हेड है RFO, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। आई थिंक अब क्लैरिटी लेवल बढ़ गया होगा थोड़ा सा। इसके अलावा गुड्स को सेल करने के अलावा कोई तरह की भी इनकम आए, बैड डेट्स रिकवर, कमीशन इनकम, रेंट रिसीव्ड, ठीक है, कमीशन रिसीव्ड, इनकम टैक्स रिफंड, कोई अभी अगर मैंने टैक्स ज्यादा भर दिया वापस मिल गया, बैड डेट्स रिकवर हो गई, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, सारे के सारे अदर इनकम है, बात खत्म। तो यानी कि इनकम साइड खत्म हो गई, तो जितनी इनकम मिली है इनका टोटल कर लो, इधर बन जाएगा टोटल इनकम। ठीक, इनकम में टोटल कितने हेड हुए? दो हेड, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस और अदर इनकम। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में दो आइटम याद कर लो, सेल ऑफ गुड सर्विस, सेल ऑफ स्क्रैप। बाकी कोई भी पैसे मिले, बोलो, अदर इनकम में आ जाएंगे। क्लियर, इनकम्स खत्म। इनकम तो बड़ी आसान है, आगे आगे एक्सपेंस। टोटल देखना एक्सपेंस 6 होंगे या 7 होंगे, मेरे ख्याल से 7 होने चाहिए। 7 है, तो जैसे ये है, अब एक्सपेंसेस की हेडिंग शुरू हो गई है, तो इसके ब्रैकेट में लिखेंगे एक्सपेंसेस की ब्रैकेट में लिखेंगे टोटल 7 एक्सपेंसेस, या टोटल 7 टाइप के एक्सपेंसेस। टोटल 7 तरह के खर्चे, यानी कि 7 मेजर हेड आने वाले हैं। सबसे पहला आया कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। आप इसको हमेशा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के हिसाब से सोचो, अशोका फर्नीचर हाउस या फिर कोई मैन्युफैक्चरिंग। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, इसके ब्रैकेट में लिखा हुआ है नंबर 1, मतलब नोट नंबर 1। बैलेंस शीट में याद है जिसके सामने हम नोट नंबर 1 लिखते थे, मतलब उसके नोट्स टू अकाउंट्स नीचे होंगे। तो अब हमें नीचे आना पड़ेगा, P&L के बाहर कहीं पे मिलेगा आपको नोट नंबर। मिला ये नोट नंबर, और इधर नंबर 1 मिलेगा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? COMS। मैं एक एग्जांपल देता हूं, मेरे पास ना दुकान में सुबह सुबह दुकान खोली, 400 रुपए का मटेरियल था, ठीक है जी, 400 का मटेरियल था, 6000 का मैंने और खरीद लिया। कितने का मटेरियल हो चुका है मेरे पास? उसमें से उसमें से मेरे पास लास्ट में बच गया 1000 का। आंसर निकालना। 5400 को बोलते हैं मैंने पूरे दिन में कंज्यूम कर लिया। सर एक बार फिर से, ओपनिंग मेरे पास कितने का था? 400 का, प्लस मैंने अगले दिन हमेशा मेरे को डेली सामान खरीदना ही पड़ता है। जो डेली बेसिक कंजम्पशन वाले बंदे हैं ना, उनको पता है। अब जैसे रोनी को पता होगा, डेली चीनी, तेल, ये सब चीजें आनी ही आनी है, ठीक है, जैसे मिठाई की दुकान में। तो आप ऐसे समझ लो, 400 रुपए का मटेरियल पड़ा है, 6000 का और खरीद लिया, तो मेरे पास टोटल मटेरियल कितने का होना चाहिए? लेकिन जब रात को मैं दुकान बंद करने लगा तो देखा मेरे पास क्लोजिंग सिर्फ और सिर्फ 1000 का पड़ा है, तो बाकी कहाँ गया? बाकी दुकान में यूज हो गया। यूज को हम बोलते हैं कंज्यूम्ड होना। तो अकाउंट्स वाले कहते हैं, या गवर्नमेंट हमें कह रही है कि मटेरियल का जो पैसा है ना, जितना आपने कंज्यूम किया उसी को खर्चा मानना। ये आपकी दुकान का पहला खर्चा है मटेरियल। यार जिसकी दुकान मिठाई की हो, अब जैसे मैंने बताया फर्नीचर की हो, हमें सामान खरीद के नहीं बेचना, बना बना के बेचना है, तो सबसे पहले क्या चाहिए? मटेरियल। तो सबसे पहले दुकान में क्या का खर्चा होता है? मटेरियल का। और कह रहे हैं मटेरियल खरीदने का नहीं, जो आपने उस दिन पे यूज किया ना, कंज्यूम किया, उसको मानेंगे पहला खर्चा, खरीदने वाले को आगे डाल देंगे अगर इसके अलावा कोई और खर्चा है तो। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड का पेपर में कभी कभी न्यूमेरिकल आता है ये वाले डाटा के साथ।
मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए पर डे सिखा दिया, डेटा में तो पूरे साल का ही होगा। तो सबसे पहले आएगा इधर देखो ओपनिंग रॉ मटेरियल, जो मैंने अपने एग्जांपल में 400 लिया था, इन्होंने कितना लिया है 3000। ऐड कर दो परचेज 300, ऐड कर दो परचेज और कितने का खरीदा 900 का, टोटल कितने का हो चुका है मेरे पास 300 का पहले था, 900 का खरीदा कितने का हो चुका है, लेस कर दो लेस क्लोजिंग स्टॉक रिमेनिंग स्टॉक अनसोल्ड स्टॉक 450, तो मैंने कितना यूज कर लिया, तो मेरा पहला खर्चा हो गया 750 रुपए का। दूसरा ये कह रहे हैं नोट नंबर 1 इसी के ही कह रहे हैं मटेरियल डज नॉट इंक्लूड, मटेरियल में ये सारी चीजें नहीं लेनी जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैंने बुक में डाले हैं ना, ठीक है, उसमें सिर्फ हमने मटेरियल लेना है। क्या लेना है, मटेरियल कच्चा माल। कह रहे हैं मटेरियल में स्टोर्स, ये फ्यूल, स्पेयर पार्ट्स, मटेरियल जहां पे बनेगा पतीले में जो कुछ लकड़ी होगी, हथौड़ा होगा, छोटे मोटे पेचकस होंगे, उसको बनाने के साथ साथ वाला सामान होगा, उसको मटेरियल नहीं मानना, वो थोड़ी ना आप खा जाते हो कंज्यूम करते हो। तो कह रहे हैं मटेरियल मतलब जिससे सामान बन रहा है और प्रोडक्ट में यूज हो गया। ये जो स्टोर्स स्पेयर्स छोटे मोटे हथियार किल ये वो चीजें जो उसको बनाने के इक्विपमेंट छोटे मोटे, वो मटेरियल का पार्ट नहीं है। तो मेरा पहला खर्चा हो गया जी मटेरियल। टोटल 7 तरह के खर्चे हैं, पहला मटेरियल हो गया, पहला एक्सपेंस हो गया मटेरियल। देखो जी, अगर मैं यहाँ पे वैल्यूज ले लूं तो आप थोड़ा जल्दी समझ पाओगे। ऊपर आरएफओ का टोटल ले लेता हूं बेटा मैं 1000, 10,000 आरएफओ का टोटल, थोड़ा जल्दी डाटा के साथ हमें समझ में आ जाता है। अदर इनकम्स मुझे मिली है 2500, 3000 की, बताना टोटल इनकम कितनी आई होंगी। तो मैंने इधर लिख दिया टोटल इनकम हो गई 13,000। मैं क्या बना रहा हूं इस टाइम, पी एंड एल का पर्पस क्या होता है, प्रॉफिट या लॉस पता करना। उसका फॉर्मूला क्या होता है, ऑल इनकम्स माइनस ऑल एक्सपेंस। ये लो जी इनकम्स आ गई, 10,000 कस्टमर को बेच के, 3,000 रेंट इंटरेस्ट फलाना फलाना, टोटल कितने का इनकम आ गई। अब मुझे इसमें से सारे खर्चे माइनस करने हैं। पहले खर्चे का टोटल क्या निकाला था अभी अभी हमने 750, तो पहले खर्चे का टोटल आ गया 750। अब आपको समझ में आ जाएगा मैं क्यों लिख रहा हूं, टोटल इनकम्स में से सारे खर्चे माइनस करने हैं। सेकंड, पहले क्या खरीदा था, मटेरियल कच्चा माल। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है हमें भी बेड या सोफा खरीद के आगे एज इट इज बेचना पड़ता है, बनाने का टाइम नहीं है। तो जब मैं सामान नहीं खरीदता, रेडीमेड प्रोडक्ट खरीदता हूं, उसको बोलते हैं बेटा स्टॉक, मटेरियल नहीं, क्या बोलते हैं उसको। तो खरीदने वाला तो मैंने ऊपर ऐड कर दिया था मटेरियल, अगर मैं रेडीमेड स्टॉक खरीद रहा हूं तो ये मेरा खर्चा आ गया समझ लो 6,000 का। तो मेरा दूसरा खर्चा हो गया 6,000। इसके लिए कोई फॉर्मूला या कोई नोट नहीं है, सिंपल परचेज ऑफ स्टॉक। दो खर्चे समझ में आ गए। पहला खर्चा क्या था, कॉस्ट ऑफ स्टॉक कंज्यूम्ड, नहीं कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। दूसरा क्या, परचेज ऑफ स्टॉक इन। तीसरा है थोड़ा अजीब सा, एज इट इज कर लेना, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। तीसरे खर्चे का नाम है चेंजेस इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स के ऊपर लिखेंगे नंबर 1 वर्क इन प्रोग्रेस, नंबर 2 स्टॉक इन ट्रेड, नंबर 3, ये 3 नंबर डाल दो जल्दी। चेंजेस इन इन्वेंट्री, 3 तरीके की ये इन्वेंट्री को वो कर रहे हैं, क्या कहते हैं चेंजेस इन इन्वेंट्री। कौन सी 3, फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस, स्टॉक इन ट्रेड। यहाँ पे भी इन्होंने रॉ मटेरियल नहीं लिया क्योंकि रॉ मटेरियल ऊपर आ चुका है ऑलरेडी। तो बाकी क्या चीज बच गई, आप इन्वेंट्री के 6 हेड याद कर सकते हो, 6 आइटम्स, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, स्टॉक इन ट्रेड, स्टोर स्पेयर्स, लूज टूल्स। स्टोर्स एंड स्पेयर्स और लूज टूल्स को तो इन्होंने बोला मटेरियल में लेना ही नहीं, बाकी रह गई 4। समझ में आ रहा है, समझ उसको आएगा जिसको इन्वेंट्री में याद है 6 आइटम्स थी। पहली रॉ मटेरियल, दूसरी, तीसरी फिनिश गुड्स, चौथा स्टॉक इन ट्रेड, पांचवा लूज टूल्स और स्टोर्स एंड स्पेयर्स। लूज टूल्स और स्टोर्स एंड स्पेयर के लिए अभी नोट में डाल दिया था ना कि रॉ मटेरियल का पार्ट नहीं मानना, इसको हटा दो। तो 6 में से 2 हटा दी, कितनी बच गई 4 में से पहली थी रॉ मटेरियल, वो तो मेरे नोट नंबर एक्सपेंस नंबर 1 में क्लियर हो गई। तो बाकी 3 रह गए, कौन कौन से, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, स्टॉक इन ट्रेड। कह रहे हैं अगर उसकी इन्वेंट्री में चेंज आया, मतलब अगर आपने ये वाली चीजें ओपनिंग कुछ हो रहा है क्लोजिंग कुछ है, इसके लिए क्या है नोट नंबर 2, आ जाओ नोट नंबर 2 में। तो इसका भी एक फॉर्मूला है, बस ये 2 के ही फॉर्मूले हैं, बाकियों के नहीं है। आ जाओ भैया, ये आ गया नोट नंबर 2, चेंजेस इन इन्वेंट्री ऑफ। 3 चीजें थी, चेंजेस इन इन्वेंट्री, किन 3 चीजों की इन्वेंट्री में चेंज कर रहे हैं, फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस और स्टॉक इन ट्रेड। तो इसका फॉर्मूला होता है ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास फिनिश गुड्स है,
बनी बनाई मिठाई पड़ी है या सामान पड़ा है, 1000 रुपए का था ओपनिंग, क्लोजिंग रह गया 700 का, कितने का कंज्यूम कर गए? तो ये सॉर्ट ऑफ वैसी नहीं चीज हो गई यार, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। ऊपर वाले फॉर्मूले में भी देखोगे ना, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। तो अगर मैं इधर सामने देखो, अगर मैं इसको ऐड वाले को एक बार के लिए हाइपोथेटिकली कट कर दूं, तो सीओएमएस का फॉर्मूला देखना क्या बन रहा है, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। चेंजेस इन इन्वेंट्री का क्या बन रहा है, क्योंकि ऊपर आपने रॉ मटेरियल ले लिया, नीचे बाकी 3 आइटमें ले रहे हो, फॉर्मूला तो सेम ही है यार ओपनिंग। सर अगर इसमें भी परचेज वगैरह होता, फिनिश गुड्स यार अब कभी डब्ल्यूआईपी की परचेज सुनी है तुमने? चल यार एक काम करते हैं, आधा बेड बन गया, खरीदने चलते हैं यार, आधा समोसा, चल यार आधा समोसा, वो जो कच्चा समोसा खरीदने चलते हैं। नहीं यार एक्सेप्शंस नहीं बोलनी ना, ऐसे तो मर्डर भी होते रहते हैं, वैसे तो नहीं कर सकते ना, चल सर एक आधा हो गया। जर्नल बात करें तो कभी आधा कच्चा समोसा लेने जाते हो क्या? तो इसीलिए अगर आप ध्यान से देखोगे, छोड़ दो। तो अगर हम देखें कि नॉर्मली हमारा फॉर्मूला क्या बना दोनों में, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। मटेरियल हम खरीदते रहते हैं, कह रहे हैं डब्ल्यूआईपी फिनिश गुड्स, सर फिनिश गुड्स तो हम खरीद सकते हैं ना। अब इसका लॉजिक और रीजन बताना, क्वेश्चन तो मैंने ही राइज करा दिया। तो इसमें ऐड परचेज ऑफ फिनिश गुड्स क्यों नहीं लिखा हुआ? तो उसमें परचेज करा है। ए मेरा भाई है भाई साहब, चाहे रिश्वत देता हो चाहे जैसे मर्जी। भाई ने क्या बोला, कहता वो ऊपर वाले पॉइंट नंबर 2 में आ नहीं गया था, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक इन ट्रेड क्या होता है, फिनिश गुड्स ही तो होती हैं, चीज समझ रहे हो? तो एक तरह से परचेजेस वाला या तो पहले में कवर हो गया मटेरियल में, नहीं तो दूसरे में कवर हो गया स्टॉक इन ट्रेड में। जो बाकी 3 चीजें बच गई उसका ओपनिंग माइनस क्लोजिंग कर लिया। इसका जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा, इसका चेंजेस इन इन्वेंट्री वाले का, तीनों आइटम्स के ना ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिए होंगे। तो सबसे पहले इधर देखो, मैंने एज्यूम किया फिनिश गुड्स का ओपनिंग बैलेंस है 1000, क्लोजिंग बैलेंस है 700। तो ओपनिंग माइनस क्लोजिंग था 1000, रह गया 700, तो 300 का कंज्यूम हो गया या लॉस हो गया या खा गए, जो मर्जी लगा लो, तो 300 आ गया। सेम ऐसे ही डब्ल्यूआईपी का ओपनिंग बैलेंस देखना, इधर प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी इधर के इधर ही खत्म करा दूंगा। डब्ल्यूआईपी का ओपनिंग बैलेंस है 300, क्लोजिंग बैलेंस है 380। ये करके दिखाओ मुझसे सर, है -80, ठीक है जी। स्टॉक इन ट्रेड का ओपनिंग बैलेंस है 1000, क्लोजिंग बैलेंस है 1000। फाइनल आंसर बताओ। तो आपको समझ में आ गया, प्रैक्टिकल क्वेश्चन खत्म हो गया जी, 2 नंबर का इधर ही। आपको ये तीनों डेटा का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दिया होगा, तो तीनों का पहले फॉर्मूला लगाना है, फिनिश गुड्स का ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, डब्ल्यूआईपी का ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। तो तीनों का इंडिविजुअल एक एक आंसर आएगा, देखो बाहर लिख दिया। अब मैंने 3 वैल्यूज लिए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव एक जीरो, ताकि तीनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो ये बन गया चेंजेस इन इन्वेंटरी 220 ना, बस यही है। बस बुक में जो क्वेश्चन आएगा, जो मैंने अपनी बुक में डाला हुआ है, मैंने ओपनिंग और क्लोजिंग ना जान के स्टॉक इन ट्रेड भी डाला हुआ है इसी 3 के साथ, वो इग्नोर कर देना, क्योंकि स्टॉक इन ट्रेड कहां पे चला गया, पॉइंट नंबर 2 में। तो यहां पे 3 ही चीजें आएंगी, डब्ल्यूआईपी, फिनिश गुड्स, सॉरी स्टॉक इन ट्रेड है ना, रॉ मटेरियल डाला हुआ एक्स्ट्रा। क्या क्या 3 चीजें आएंगी, चेंजेस इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स, डब्ल्यूआईपी, स्टॉक इन ट्रेड। फॉर्मूला क्या बना, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। 3 दिए हुए हैं तो तीनों का आंसर निकाल के लास्ट में टोटल कर लेना, 2 दिए हुए तो 2 का, 1 दिया हुआ तो 1 का। तो 220 का खर्चा और आ गया मेरे पास। आ जाओ भी एक्सपेंसेस वाले में, एक्सपेंसेस वाले में ये लो 220 का और खर्चा लिख दिया। पता लग गया, टोटल 3 तरह के खर्चे लिख दिए। इन खर्चों का लास्ट में क्या करना है, क्या था टोटल करने, इनकम्स में से माइनस करने। हाँ, तो 3 एक्सपेंसेस हो गए, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, दूसरा परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, तीसरा चेंजेस इन इन्वेंट्री। मैं हर साल बोलता हूं कि सेबी को या कंपनीज एक्ट को ना, जो ये तीसरा खर्चा है ना, ये दूसरे नंबर पे डालना चाहिए था, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, ताकि दोनों फॉर्मूले इकट्ठे आते। मतलब जो ये सेकंड है ये थर्ड नंबर पे आना चाहिए था। चलो पॉइंट नंबर 4 पे आ जाओ, एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस। ये भी खर्चे हैं, एम्प्लॉय को देने वाले सारे खर्चे। एम्प्लॉय को क्या देते हैं, सबसे पहले वेजेस, सैलरी, बोनस, कोई रिटायरमेंट बेनिफिट, कोई लीव एनकैशमेंट, कोई ट्रैवलिंग का खर्चा, कोई पीएफ, कोई रिफ्रेशमेंट का खर्चा,
कोई कूपन वाउचर दे दिए, ये सारे खर्चे पढ़ के देखो, मुझे नहीं लगता कोई बहुत ज्यादा मुश्किल आएगी। यानी कि ये कंपनी वाले चाहते थे कि जितना आपका इंप्लॉइज के ऊपर खर्चा हो रहा है ना वो साइड पे अलग लिखो, तो उसका अलग हेड बना दिया। तो मैं अज्यूम कर रहा हूं, ऊपर था 13,000, 2,000 मैंने अज्यूम कर लिया इम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंसेस। क्या नाम है? इम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंस। पांचवा बोला फाइनेंस कॉस्ट, बस सबसे बेकार यही है फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट का मतलब है इंटरेस्ट पे करना लोन के ऊपर। डिबेंचर जब आपने इश्यू किए थे, डिबेंचर होल्डर को हर 6 महीने के बाद हम क्या पे करते हैं? तो इंटरेस्ट ऑन लोन, डिबेंचर्स, डिस्काउंट, आगे लिखना डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, ठीक है, लोन प्रोसेसिंग फीस, लोन प्रोसेसिंग फीस। फाइनेंस कॉस्ट मतलब फाइनेंस अरेंज करने के लिए, पैसा अरेंज करने के लिए कई तरह के खर्चे होते हैं, वो सारे खर्चे इधर आएंगे। पहला तो बड़ा इजी है, इंटरेस्ट ऑन लोन या डिबेंचर। जब हम लोन लेने जाते हैं ना तो बैंक वाले ना पहले पहले स्टार्टिंग में 1% या आधा % प्रोसेसिंग फीस ले लेते हैं। अब जैसे एक क्लाइंट है मेरी ना राजपुरा की, बड़ी फेमस, सबने नाम सुना हुआ है, ठीक है जी। अब उनको 1 करोड़ का लोन चाहिए था, तो 1 करोड़ का नहीं हो रहा, 90 लाख का लोन हो रहा है। बैंक वालों ने सीधा 1% प्रोसेसिंग फीस काटी है। 90 लाख का 1% होता है 90,000, तो हमारे जो अकाउंट में पैसा आया ना 89 लाख आया है, सीधा ₹1,00,000 प्रोसेसिंग फीस, ये फाइनेंस कॉस्ट होती है, ठीक है जी। नाम छोड़ो ना। तो मेकअप आर्टिस्ट है तुम, फिर सारे हवा मचा देते हो। तो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, ये कैसा डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, ये कैसे फाइनेंस कॉस्ट है? आप सोच के देखो, जब मैं डिबेंचर इश्यू कर रहा था 100 वाला, मैंने डिस्काउंट पे इशू किया 95, ₹5 का खर्चा पड़ गया ना, कंपनी के लिए लॉस है, ये वो चीज है, ये सारी फाइनेंस कॉस्ट है। 6th डेप्रिसिएशन खत्म। 7th अदर एक्सपेंसेस, जो 6 में नहीं आएगा वो यहाँ पे आएगा। ये ठीक हमारे गुरुद्वारा साहिब की तरह है, जो भूखा है जिसको अन्न नहीं मिल रहा गुरुद्वारा साहिब चले जाओ, भूखे पेट नहीं आओगे, ठीक है। तो जो कहीं नहीं आएगा वो गुरुद्वारा साहिब में आएगा, जो खर्चे ऊपर वाले 6 हेड में नहीं आएंगे वो इधर देख लेते हैं। रेंट पेड, सोचना रेंट पेड कहीं पे आया था? पहला था कॉस्ट ऑफ मटेरियल, दूसरा था स्टॉक, तीसरा था चेंजेस इन इन्वेंट्री। पहले 3 तो वो मटेरियल मटेरियल वाले थे, चौथा एम्प्लॉय बेनिफिट, पांचवा फाइनेंस कॉस्ट, छठवां डेप्रिसिएशन। तो बाकी रेंट हो गया, कमीशन हो गया, बैड डेट्स हो गए, आउटस्टैंडिंग सैलरी वाले खर्चे हो गए, कुछ भी खर्चे हैं, कमीशन हो गई, रिपेयर हो गई, इलेक्ट्रिसिटी बिल, प्रिंटिंग स्टेशनरी, सीए को फीस दी, अकाउंटिंग चार्जेस, सब कुछ कहां पे आएगा? तो इधर, तो हम यहाँ पे खर्चे ले लेते हैं जी। इधर 500 हो गया, इधर डेप्रिसिएशन का 100 हो गया, अदर एक्सपेंसेस का 600 हो गया। तो ये सारे खर्चे हैं, मुझे नहीं पता कितना है। टोटल एक्सपेंस मैंने ऐसे ही मान लिया यार 11,500, ठीक है जी, लड़ना मत। टोटल इनकम कितनी मानी थी हमने? 13,000। सातों खर्चों का टोटल मारा कितना हो गया? 11,500। अगला पार्ट क्या निकलना है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स 2850। अभी तो इसके हिसाब से बता दे, 1500। 13,000 में से 11,500 गया, चल छोड़ो अब नेट नोट को, फिलहाल इतना देख लेते हैं। 1500 प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इसके बाद कौन आएगी? सरकार भूखी, ये नहीं माफ करेगी, आएगी लाउजी टैक्स। तो इसमें से टैक्स पे कर देंगे, समझ लो 500, तो बाकी 1000 रह गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है जी। जल्दी से याद करते हैं क्या बना। सबसे पहले क्या थे? इनकम्स। इनकम में टोटल कितने मेजर हेड थे? 2। एक्सपेंस में 7। इनकम्स के 2 मेजर हेड, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, सिंपली सेल ऑफ गुड, सेल ऑफ सर्विस। दूसरा अदर इनकम, बाकी कई तरीके का पैसा मिल रहा है अदर इनकम में। फिर तीसरे नंबर पे क्या कर लेंगे? इनका टोटल, टोटल इनकम हो जाएगा। फिर से एक बार, RF और पहला, दूसरा, उसके बाद टोटल इनकम। एक्सपेंस में टोटल कितने हैं? पहला कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग। उसमें ना प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस भी आ सकते हैं, वेजेस वगैरह। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग। दूसरा परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। सेकंड एक बार फिर से बोलेंगे, परचेज ऑफ। तीसरा चेंजेस इन इन्वेंट्री ऑफ 3 चीजें, फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस, स्टॉक इन ट्रेड। इसका फॉर्मूला ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। चौथा फाइनेंस, नहीं, एम्प्लॉइज बेनिफिट, सैलरी वेजेस वाली चीजें। पांचवा फाइनेंस को इंटरेस्ट या डिस्काउंट वाली चीजें। 6 डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइज। डेप्रिसिएशन वर्ड यूज किया जाता है फिजिकल एसेट्स के लिए, फर्नीचर वगैरह। अमोर्टाइजेशन वर्ड यूज किया जाता है इनटेंजिबल एसेट्स के लिए, यानी कि अगर गुडविल राइट ऑफ करनी है, पेटेंट राइट ऑफ करनी है।
टेंजिबल चीजों को राइट ऑफ करने को डेप्रिसिएशन बोलते हैं, इंटेंजिबल वालों को बोलते हैं अमोर्टाइजेशन। लास्ट में अदर एक्सपेंस, रिपेयर, बैड डेट्स, टैक्स पेड, कुछ भी, सबका टोटल कर लेंगे तो आ जाएगा टोटल एक्सपेंसेस। फिर निकालेंगे प्रॉफिट। प्रॉफिट का फॉर्मूला टोटल इनकम्स माइनस टोटल एक्सपेंसेस, क्या निकल के आएगा? पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर, इसमें से टैक्स माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? इसके बाद देखो जी नोट्स और क्या क्या दिए हुए हैं। फाइनेंस कॉस्ट की कुछ आइटम्स दी हुई हैं, फाइनेंस कॉस्ट की कुछ आइटम्स दी हुई हैं यहाँ पे। तो फाइनेंस कॉस्ट के सामने ना नोट नंबर नहीं डाला हुआ था, आप लोग डाल लेना। फाइनेंस कॉस्ट के आगे, फाइनेंस कॉस्ट के आगे नोट नंबर 3। अब रह गई 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें, लेकिन अब मैं सबसे पहले 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें रह गई, चैप्टर खत्म हो गया, 1-2 काम की चीजें रह गई हैं, इसके क्वेश्चंस आगे कराता हूं। हाँ, एक काम की चीज करा रहा हूं, अभी करा रहा हूं यार, खत्म हो जाएगा फिर छोटे मोटे क्वेश्चन रह जाएंगे। मुझे बताओ, अगर मैं आपसे पूछता हूँ लाइबिलिटी का मीनिंग क्या होता है? ये जो टॉपिक करवाने लगा हूं ना, ये एक्चुअल मायने में बैलेंस शीट का टॉपिक है। दोबारा से पी एंड एल खत्म हो गया, पी एंड एल कम, मतलब इस चैप्टर में पी एंड एल कम आता है, जो अगले 2 चैप्टर्स हैं उसमें आएगा ही पी एंड एल, इसलिए फॉर्मेट हम पहले ही कर बैठे। अब हम दोबारा से आ रहे हैं, बैलेंस शीट का इक्का दुक्का छोटा मोटा पार्ट टाइम टॉपिक रहता है वो कर रहे हैं। लाइबिलिटी का मतलब जो हमें पैसे किसी को पे करने हैं। 2 तरह की लाइबिलिटी होती थी, कौन कौन सी? करंट लाइबिलिटी कितने महीनों में पे करनी है? 1 साल के अंदर अंदर। और नॉन करंट, ये जर्नल डेफिनेशन है। अब हम रहे अकाउंट्स वाले, कॉमर्स वाले, अब कुछ ना स्पेसिफिक डेफिनेशन है करंट लाइबिलिटी या करंट एसेट की, वो सीखनी है। कह रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 12 महीनों के साथ नहीं तोलना, 2 कंडीशन हम आपको डाल रहे हैं, अगर वो कंडीशन फुलफिल नहीं हुई तो जाके 12 महीनों के साथ तोलना। ये करंट लाइबिलिटी की डेफिनेशन है। हमने करंट लाइबिलिटी की डेफिनेशन क्या सीखी हुई है? जो पेमेंट करनी है 12 महीनों से पहले। कंपनीज एक्ट वाले कह रहे हैं ऐसे कैसे, हम तो कंपनी है, हम तो आपका बोझ बढ़ाएंगे। तो कह रहे हैं अ लाइबिलिटी शैल बी क्लासिफाइड एज अ करंट लाइबिलिटी। कह रहे हैं सिर्फ उसी लाइबिलिटी को करंट लाइबिलिटी मानोगे अगर वो तीनों में से, नीचे तीनों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई कर देगी। एक कंडीशन तो पहले ही कर चुके हैं 12 महीनों से पहले वाली, तो एक तो पहले ही हो गई, बाकी देखते हैं। कह रहे इट इज एक्सपेक्टेड टू बी सेटल्ड इन कंपनीज नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल। है सर, क्या अपने पढ़ो। सेटल्ड का मतलब होता है पेमेंट, पे करना। अगर हमने उसको सेटल करना है, पे करना है, कंपनी के नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड में। सर मेरी ना टोयोटा कंपनी है जी, टोयोटा, मैं फॉर्च्यूनर कारें ये वो बनाता रहता हूं। प्रोडक्ट ऐसा है जो ऐसा नहीं है कि हर 2 दिन बाद बन जाता है और बिक जाता है। ये प्रोडक्ट ऐसा है जनरली 1.5-2 साल ले जाता है। बड़ी बड़ी प्लांट मशीनरी वाले बिल्डिंग जो मशीनरीज बनाते हैं, हम तो मशीनरी से प्रोडक्ट बनाते हैं यार। जिस कंपनी में वो मशीनरी से प्रोडक्ट बनते हैं, वो मशीनरी भी तो कोई मशीनरी बनाती होगी। तो ऐसी प्लांट मशीनरी बनने के लिए 2-2, 2.5-2.5 साल लग जाते हैं। एक कंपनी है, उसका ना ऑपरेटिंग साइकिल है 18 महीने का। सर इसका मतलब क्या होता है ऑपरेटिंग साइकिल का? ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब होता है कि पैसा लगाने से लेके WIP तक, सामान बेचने तक, उधार पे, फिर पैसा मिलने, मतलब जब से पैसा लगाया वहां से पैसा वापस मिलने तक के साइकिल को बोलते हैं। अब आपको 2-3 एग्जांपल देता हूं। क्लास के बाद मैं मोमोज बेचने जाता हूं, एज्यूम करो। हाँ, अभी तक तुम्हें एड्रेस नहीं बताया क्योंकि कहीं और जाता हूं, नहीं तो तुम छेड़ोगे मुझे, वहां पे आके वीडियो बना लोगे। तो क्लास के बाद तुम देखना मैं 7-8 बजे के बाद फोन नहीं उठाता, मेरा मोमोज का बिजनेस है। सामान खरीदता हूं शाम को, सुबह बना बनू के शाम को बेच देता हूं। तो बताओ मेरी कंपनी का ऑपरेटिंग साइकिल क्या हुआ? 1 डे, जिस दिन पैसा लगाया उसी दिन ही बेच बूझ के आ गया। दूसरा, मेरा जूस बनाने का काम है, जूस या कोई ऐसे प्रोडक्ट, बेकरी, केक। केक का नॉर्मली ऑपरेटिंग साइकिल क्या चलता है? 4-5 दिन। आज बनाया, थोड़े से बना बनू के रख लिए फ्रिज में, 2-3 दिन में सारे बिक जाते हैं। ठीक। फर्नीचर का मेरा काम है, सोफा बेड बेचना। ठीक है, तो 1-2 महीने, 3 महीने, 4 महीने में मैं बनाता हूं, साथ साथ बिक जाता है। तो मेरी कंपनी का ऑपरेटिंग साइकिल क्या हुआ? 3-4 महीने। ज्यादातर कंपनियों का ऑपरेटिंग साइकिल 1 महीने से 1 साल ही होता है ज्यादातर। अब कोई भी प्रोडक्ट देख लो, बिक जाते हैं, 1 आध महीने में बन बुन के तैयार हो जाते हैं, 6 महीने, 8 महीने, साल में बिक जाते हैं।
कई कई बड़ी कंपनियां ऐसी होती हैं जो मशीनें बनाती हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां बनाती हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल रोल्स रॉयस कार है, या जो बड़ी बड़ी कारें हैं जो ऑर्डर पे बनती हैं, वो बनाते ही सीधा एक एक डेढ़ डेढ़ साल की बुकिंग दे देते हैं, तो उनका ऑपरेटिंग साइकिल ना 15 महीने 18 महीने का रहता है। अब मैं आपको एग्जांपल अब मैं आपको दे रहा हूं केस स्टडी, आप लोग उसका आंसर बताना। मैंने कंपनी का ऑपरेटिंग साइकिल बताया 18 महीने, 18 महीने का मतलब होता है पैसा लगाने से लेके वसूली तक, बेच दिया पैसा मिल गया, उस पीरियड को बोलते हैं ऑपरेटिंग साइकिल। कंपनी ने किसी को पैसे देने हैं, इसी कंपनी ने जिसका ऑपरेटिंग साइकिल 18 महीने है, इस कंपनी ने पैसे देने हैं किसी कंपनी को 9 महीने के बाद, अमाउंट पेबल 9 मंथ्स आफ्टर 9 मंथ्स, तो करंट लायबिलिटी है क्योंकि 12 महीने से पहले हो गया ना। लेकिन अगर इसी कंपनी ने किसी को पैसे देने हैं 15 मंथ्स के बाद, अगर हमने ऑपरेटिंग साइकिल का कॉन्सेप्ट ना सीखा होता तो हम क्या देखते हैं कि अमाउंट पेबल आफ्टर 12 मंथ्स या 1 ईयर क्या होती, लॉन्ग टर्म या नॉन करंट लायबिलिटी। तो 15 महीने के हिसाब से वो मेरी क्या बनी, नॉन करंट लायबिलिटी। लेकिन अगर आप ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अंदर दे रहे हो तो फिर आपकी ये करंट लायबिलिटी हो गई, ये कहना चाहते हैं। तो मतलब मुझे सबसे पहले पता क्या सीखना पड़ेगा, ऑपरेटिंग साइकिल। तो ये है चार्ट, ये आपको सारा मिल जाएगा। सबसे पहले इधर देखो सामने ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है, सिंपली मैंने बता दिया, पैसा लगाने से लेके पैसा मिलने तक के साइकिल को बोलते हैं। सबसे पहला स्टार्ट यहां से हो रहा है, ठीक है, आप लोगों को थोड़ा सा कम दिख रहा होगा लेकिन जिसके पास नोट्स है उसको दिख जाएगा। ये कैश, डीके गोयल वाली बुक में से फोटो खींची हुई है मैंने अपनी बुक में भी। तो कैश है मेरे पास। सबसे पहले इधर देखो सामने, मैंने रॉ मटेरियल खरीदा, और 2 महीने मैंने अपनी दुकान में रख दिया, 2 महीने बीत गए। फिर मैंने उससे अपना फर्नीचर टेबल बनाना शुरू कर दिया, टेबल बनाने को बेड बनाने को 1.5 महीना लग गया। पैसा लगाया, लक्कड़ खरीद ली, 2 महीने दुकान में पड़ी रही। फिर टेबल बनाना शुरू किया, 1.5 महीना लग गया। तो मुझे बताओ मैंने पैसा लगाने से लेके अब तक 3.5 महीने हो चुके हैं ना, 3.5 मंथ्स। फिर मेरा वो फिनिश गुड्स बन के तैयार हो गया, मैं अपनी शॉप पे डिस्प्ले पर्पस के लिए ले गया, 3 महीने वहां पे पड़ा रहा, बिका ही नहीं। आज बताओ टोटल कितने महीने हो चुके हैं, 7.5 नहीं, 2 3 5 6.5 महीने हो गए। पहले मैंने सामान खरीदा, फिर बनाया, फिर रखा रहा क्योंकि बिका नहीं, 6.5 महीने हो गए। फिर मैंने जिसको बेचा उसने उधार पीरियड ले लिया 2 महीने का, 2 महीने बाद पैसे दिए। तो टोटल ऑपरेटिंग साइकिल कितने महीने का बना। तो ये ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब है पैसा लगाने से लेके दोबारा आपके पास पैसा आने पे 8.5 महीने लग जाते हैं। तो बताओ अगर इसी कंपनी का ऑपरेटिंग साइकिल 8.5 महीने है, तो अगर हमने किसी को पैसा देना है 6 महीने के बाद, मेरी करंट लायबिलिटी है कि नॉन करंट, 6 महीने तो हमेशा यार, 12 से नीचे वाली तो हमेशा करंट होगी। इसी क्वेश्चन में जिसका ऑपरेटिंग साइकिल 8.5 महीने है, मैंने पैसा देना है किसी को, क्रेडिटर को या बैंक वालों को 15 महीनों के बाद, तो बताओ वो वाले जो क्रेडिटर हैं करंट हो गए कि नॉन करंट, नॉन करंट, क्योंकि 12 महीने के भी बाद पैसे देने हैं, ऑपरेटिंग साइकिल के भी बाद पैसे देने हैं। तो अगर आपका ऑपरेटिंग साइकिल से पहले पहले सेटल कर रहे हो तो करंट है, 12 महीनों से पहले पहले सेटल कर रहे हो, पे कर रहे हो तो करंट है, या फिर तीसरा है थ्योरी वाला पॉइंट, बीइंग ट्रेडेड, अगर आप उस बिजनेस का व्यापार वगैरह करते हो। तो दूसरा तो बकवास है। अब इसका अगर मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊं, सिर्फ 1 मिनट और रुक जाओ, आपका ना ये अभी के अभी क्लियर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये देखो ये देखो ये देखो, ये क्वेश्चन ऐसे बन के आता है, ठीक है जी। एक तो आपको ये 6 या 7 अलग अलग क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहले बताया ऑपरेटिंग साइकिल है अलग अलग कंपनियों का, ये अलग अलग कंपनी है 7। फिर बताया एक्सपेक्टेड पीरियड ऑफ पेमेंट, हमने ना अपने ट्रेड पेबल को, क्रेडिटर को पैसे देने हैं। अब जो क्रेडिटर को पैसे देने हैं तो बैलेंस शीट में लिखना पड़ेगा ना ये करंट लायबिलिटी है कि नॉन करंट, ये है क्वेश्चन। पॉइंट नंबर 1, हमने किसी को पैसे देने हैं, पहले आपने हमेशा ना पेमेंट वाला टाइम पीरियड देखना है। हमने किसी को पैसे देने हैं 10 महीने में, यार वो तो 12 से कम है, 12 से पहले पहले दे रहे हैं, तो ये तो हो गया करंट। दूसरे वाले में भी 12 महीने में पैसे देने हैं, करंट। तीसरे वाले में हमने पैसे देने हैं 14 मंथ के बाद, आज से 14 महीने के बाद। अगर मैं 12 महीनों के साथ देखूं, ये तो 12 महीने के बाद है, नॉन करंट होना चाहिए। फिर मैं दूसरा देखूंगा क्या करंट साइकिल के अंदर है, ऑपरेटिंग साइकिल की। ऑपरेटिंग साइकिल है 10 महीने, मैंने पैसे कब देने हैं, तो ऑपरेटिंग साइकिल को भी पार कर गया, 12 महीने को भी, तो ये बना नॉन करंट। यहां से समझ में आएगा, इससे अच्छा दिमाग और खुलेगा अगले से। मैंने किसी को पैसे देने हैं 12 महीने, ये तो करंट ही है 12 महीने।
फिफ्थ देखते हैं, मैंने किसी को पैसे कब देने हैं, 13 महीनों के बाद। अगर मैं 12 महीने की कंडीशन देखूं, ये तो नॉन करंट बना, लेकिन ऑपरेटिंग साइकिल से तो पहले पहले है, तो ये बना करंट। यही है मेन पॉइंट। तो अब इस चैप्टर के सारे टॉपिक खत्म हो गए। 6 और 7 बनेगा, बस फिर आप सीख गए। ठीक है, ओके, टाटा, बाय बाय।